हजार बार विषोयम दहन व मुश्कुबलाब हनोज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदब। औरत के सिलसिले में जो आपने बात की, तो सबसे पहले तो मैं उस अजीबुल मर्तबत हस्ती को की मोहब्बत का खराज अपनी अकीदत के फूल और अपने महर वफा के गुलदस्ते नजर करूंगी, जिसके लिए बस इतना ही कहना काफी है कि वो करोड़ों इंसानी मौजूदों का इत्र है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। विजिट टीवी जर्मनी से आपका मेजबान प्रोग्राम बज़्म अदब के साथ हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम हर जुमे को इसी वक्त बज़्म अदब के उन्वान से प्रोग्राम करते हैं, जिसमें शेर व अदब और इल्म अदब और शेर सुखन की मुमताज शख्सियात शिरकत फरमाती हैं, जिनके नाम आलमी सतह पर पहचाने जाते हैं, जिनमें शायर, अदीब, दानिश्वर, मुहक्किक, तज़्ज़िया निगार और ड्रामा निगार शामिल है। इल्म एक नूर है जो दिल को जिला देता है, नक्शे बातिल की तरह जहल मिटा देता है, लज़्ज़ते इश्क़ आदम को शनासा करके आदमी को सही इंसान बना देता है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जिनका नाम इल्म अदब, शेर सुखन, दर्स व तदरीस, किताबत, सहाफत और सियासत के हवाले से बड़ा मोतबर है। आपने एक इल्म दोज घराने में आंख खोली। तरक्की पसंद इनकलाबी तहरीक के बानी जनाब सज्जाद ज़हीर और अली सरदार जाफी ने आपको तूतिए हिंद का खिताब अता किया। फैज साहब ने आपको बुलबुल पाकिस्तान का लक़ब अता किया और जोश साहब आपको तहरीर की शहजादी कहा करते थे। तो मौज़ूआत पर आपकी 28 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी आला अदबी खिदमात पर तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा है। इसके अलावा आपको ये एजाज़ भी हासिल है कि आप दुनिया की मुख्तलिफ 6 यूनिवर्सिटीज़ में बहैसियत प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। उन ममालिक में चीन, रूस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बर्लिन और ईरान शामिल हैं। इस वक्त हमारे दरमियान मोहतरमा डॉक्टर आलिया इमाम साहिबा तशरीफ फरमा है। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। हम मिताज तो अली आदाब करते हैं, आदाब जी, तहजीब आदाबर का हिस्सा। आदाबर आदाब आदाब, जीते मिजाज रहिए। अली, कैसी हैं आप? खैरियत से जी, हैं? जी हाँ। डॉक्टर साहब, आपकी जो शख्सियत है बड़ी हमगीर शख्सियत है, बल्कि आप अपनी ज़ात में एक अंजुमन में हैं। तो हमारे नाज़रीन चाहेंगे कि आपका बचपन, आपने जो बचपन में जो कुछ कहराई नुमायाँ अंजाम दी, तक़रीर का शौक़ आपको कैसे हुआ, आपके बचपन में क्या मशागिल थे और आप तरक्की पसंद इनकलाबी तहरीक में किस तरह शामिल हुई, इसके बारे में ज़रा बताएं कुछ। इकबाल साहब, आपने मुझे जो इज्जत दी है, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं कुछ कह सकूं, शायद इसलिए कि मोहब्बत की ज़बान बहुत मुख्तसर होती। जी सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरा ताल्लुक लखनऊ से है। लखनऊ का एक इलाका है मुस्तफाबाद, रायबरेली, जी जी वहां पर जी हमारा दज्याल है। हमारे बाप, जी चचा, खुफिया गैर मामूली हद तक इल्म से मुज़य्यन थी। ये वो माहौल जी था जी जिसमें एक तरफ जिगर मुरादाबादी और बड़े बड़े शायर और अदीब ये सब जमा रहते थे। हम लोग बच्चे थे, लेकिन फिर भी कानों में तो आवाजें पड़ती रहती थी
تو اس جی طریقے سے ہم نے علم و ادب کی دنیا میں آنکھ کھولی. دوسری بات بے یہ شک. کہ ننیال کی طرف سے وہ لوگ تعلق دار تھے, وہاں فارسی کا چلن تھا, اور ہماری نانی ہر اچھا. جملے کے بعد ایک جملہ کہا کرتی تھی, دیکھو خبردار تکبر مکن زینہا رہ پسر, تکبر زیر خوار کر. تو یہ ایک طرف یہ ہم کو ملا. تو اس پورے ماحول میں ایک بہت اہم جی شخصیت جو آئی وہ سید محمد مہدی کی تھی. جی میرے والد خود بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے میر انیس پر بہت بڑا ریسرچ کا کام کیا ہے, اور اس کے علاوہ باپ چچا یہ سب ایڈوکیٹ تھے, بہت بڑے بڑے عہدوں کے اوپر تھے, یہ سب اپنی جگہ کے اوپر. لیکن یہ ترقی پسندی کی جو آپ نے بات کی ہے, سید محمد آپ کے مہدی والد صاحب کو یوسف ثانی کہا گیا تھا شاید نا, یہ میر یوسف ثانی انیس کا کے خطاب ملا اوپر تھا آپ ان کے کا, والد صاحب کو. وہ ایڈوکیٹ تھے, جی اور انہوں نہیں, نے یوسف ثانی کا آپ کو کہتے تھے, مشہور تھے نا جگر آپ کے مراد والد صاحب. آبادی ہمارے گھر آتے تھے. جگر نہیں, آپ کے مراد والد آباد, صاحب کو یوسف ثانی کہا جاتا تھا, جی جی آپ جی کے والد صاحب کو. جی جی جی, کیونکہ وہ علم میں بڑے مطلب بہت مشہور تھے, بڑے, بہت علم کا دریا تھا. بہت بڑی چیز سے ہے ماشاء اللہ. فہم فراست, فہم و فراست میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا. جواب یہ نہیں تھا. ایمانداری کی جی بات ہے, اس لیے نہیں کہ میرے والد تھے, مگر علم و فراست میں وہ غیر معمولی, جی جی غیر معمولی, اسی لیے ان کو ہر جی جگہ جی پر بہت پذیرائی حاصل ہوتی تھی. تو اس ماحول میں ایک مرتبہ ایک شعلہ سا اٹھا, اور سجاد ظہیر اور سید محمد مہدی, علی علی صدر, سردار جعفری, کیفی, یہ سب کیفی اعظمی. ہمارے گھر میں آ کے, کیفی اعظمی ہمارے گھر میں آ کے جی جمع جی ہوتے رہے تھے. اب اس سے ظاہر ہے کہ شمع سے شمع جلتی ہے. اب ہم لوگ بھی نکل پڑے میدان جہاد میں, اور جی چار چرانے کے چیزیں لے لے کے لوگوں کو بانٹتے رہے, آٹا جمع کرتے تھے, اور وہاں کی اسٹرگل میں ہم شریک ہو گئے. اس سے ہمارا اچھا. ایک ذہن خاص طور سے ایک خاص رخ پر تیار ہو گیا. اب تو اسی تحریک کیا دوران تھی یہ ترقی پسندی یہ کی تحریک تھی, ترقی پسند جی. تحریک تھی, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی, اور وہاں کا جو ہوں. اسٹیبلشمنٹ تھا اس کے خلاف وہ پورا اعلان جہاد کر چکے تھے. اس میں ہم لوگ اچھا شریک ٹھیک. ہوئے تھے. جی جی, مزدور میں فائرنگ وغیرہ ہوئی تھی اس وقت وہاں پر شاید, مزدور, مزدور پہ کسان, فائرنگ, ہاں, اور طلبا کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. جی طلبا جی پورے یہ سب. اور اسی دوران ہم نے ایک اردو کی کانفرنس کی تھی, اور جس میں علی سردار اچھا. اور کیفی اور مجرو اور عصمت چغتائی سبھی لوگ آئے, مگر کمال یہ تھا جی کہ کسی نے 2 پیسے بھی ہم سے نہیں مانگے. کہا کہ نہیں, یہ ہمارا اچھا. فرض ہے کہ ہم اس میں شریک ہوں, اور جو کچھ ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. اس وقت کے گورنر جو تھے وہ اردو کی کانفرنس بہت مشہور ہوئی, اس وقت سجاد ظہیر بھی تھے, انہوں نے بھی بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ کیا تھا. اچھا, تو آپ کو تقریر کا شوق کیسے ہوا؟ تقریر میں آپ بہت ماشاءاللہ سے, آپ کو طوطی ہند کا خطاب مل گیا تھا, تو آپ یہ بھی یہ اس سے ایک ہمارے خاندان میں میرے والد بہت اچھے اسپیکر تھے, اور اس سے زیادہ اچھا. میرے بھائی سید محمد مہدی, جو جی سجاد ظہیر کے خاص الخاص ساتھیوں میں سے تھے. اور کوئی ان کے ایسا رائٹ ہینڈ تھے. جلسہ و جلوس نہیں ہوا جس میں مہدی صاحب نے خطاب نہ کیا ہو, لیکن انتہا سے زیادہ ایگزیکٹ اور خوبصورت تقریر اگر کسی نے کی ہے تو سجاد ظہیر کو تو خیر نہیں آتی تھی, لیکن علی سردار کے بعد اگر کسی نے کیا ہے تو سید محمد مہدی. یہ ایک شعلہ اچھا. سا تھا, چراغ سے چراغ جلتا ہوں. تو ہمارا اچھا. جلتا رہا. اور اچھا, آپ نے ہمارے, اسی تقریر کرنا سیکھی. جی, اور پھر ہمیں ایک اچھا. اور بھی چیز ملی, یہ ننیال. پھر ہماری جب جی شادی ہوئی تو راجہ صاحب محمود آباد کے بھائی راجہ کاظم امام سے, ان کے ہاں ایک اچھا. دوسری فضا تھی.
वो इंतहा से बिल्कुल। ज्यादा सियासी फिजा थी। जाहिर है राजा साहब महमूदाबाद के इर्द गिर्द सिर्फ सारी दुनिया थी, उसमें एक तरफ तहजीब थी, मौसीकी थी, हमारे घर के ऊपर मिरासलें रखी जाती थी जो सुबह को तड़के भैरवी, जौनपुरी और इस तरह के राग हम लोगों को सुनाए जाते थे, और दूसरी तरफ हम सियासी माहौल में रहते थे। वहाँ राजा साहब के साथ एक पूरा जम्मे गफीर होता था। तो इस तरीके से सियासत, तहजीब, अदब, ये सारी चीजें एक साथ मिलती चली गई। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने तालीम ज्यादा हासिल की इंडिया में हासिल अब की थी या तालीम की पाकिस्तान हद आके तक की? इकबाल साहब ये है कि सबसे पहले तो देखिए, भोपाल में मेरे वालिद गवर्नमेंट लीडर थे, गवर्नमेंट एडवोकेट थे, तो उन्होंने हमें कैम्ब्रिज स्कूल में डाल दिया। हम कैम्ब्रिज में पढ़ते रहे। कैम्ब्रिज से पढ़ने के बाद फिर तालीमी मैदान में हम जरा कुछ आगे ही ज्यादा आ गए, तो फिर हमें वहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी बुला लिया गया। लखनऊ से हमारा बहुत रिश्ता गहरा हो गया। वो प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन जैसा आलिम, दाना, फाजिल, वो हमारे प्रोफेसर थे, और उनकी शागिर्दी में हमने वाकई बहुत कुछ सीखा, इसमें कोई कलाम नहीं। मैंने उनके ऊपर किताब भी लिखी है। तो ये वहां से हमने इल्म हासिल किया, और जब हमने एमए कर लिया तो चिराग कुछ की रोशनी ऊपर तक गई। एक साहब हैं, वो एजुकेशन सेक्रेटरी थे, केजी सैयदैन, उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि नहीं, हम हमारी यूनिवर्सिटी में आएंगी और हम उनको बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप देंगे। तो मैंने 2 जगह से बैक वक्त ये पीएचडी किया जी, लखनऊ से भी और दिल्ली से भी। तो इस तरीके से हमने जब वहाँ कंप्लीट कर लिया तो फिर अब ये तय किया गया, राजा साहब या कराची पाकिस्तान आ चुके थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब, हमने मुल्क बनाया है और आप वहां बैठी हुई हैं, और काजिम साहब से भी कहा कि तुम लोगों को आना है, तुम्हारी भी स्टेट का इसमें हिस्सा है, तो हमारी स्टेट का भी हिस्सा पाकिस्तान के बनाने में। तो ये हम लोगों को बुला लिया, हम कराची आ गए। अच्छा, पाकिस्तान आने के बाद आपने क्या जो तहरीक थी, उस तहरीक को यहाँ पर आपने फिर कंटिन्यू किया, इनकलाबी तहरीक को पाकिस्तान? हाँ नहीं। अब हम पाकिस्तान की तहरीक में तो शादी में नहीं थे, लेकिन क्योंकि मेरे शौहर स्वीडन में थे और स्वीडन में वो डायरेक्टर जनरल थे, तो वो स्वीडन से सब लपेट झपाट के फिर हम पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में आने के बाद इकबाल साहब हमने 4 सतहों पर काम किया है। अच्छा, कौन सी? पहली सतह तो ये है कि हमने एक मौलिम की हैसियत से यहाँ अपनी इब्तिदा की, और आदमजी साइंस कॉलेज में सबसे पहले हमने काम शुरू किया। हमारे बहुत प्रोफेसर प्रोफेसर निसार मेमन, और जो बाद में वजीर भी बन गए, और प्रोफेसर शमशाद, ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों के दरमियान हमने वहाँ काम शुरू किया। मगर वहाँ का प्रिंसिपल हमसे डर गया। उसने कहा, नहीं बाबा, हम तुमको नहीं रखेगा, तुम्हारे पीछे फौज आती है, पुलिस आती है, हम तुमसे डरता है। उन्होंने हमको निकाल दिया। अच्छा, अब क्या दूसरा क्या किस्सा हुआ, आगा शाही को हमारा बैकग्राउंड भी मालूम था, और मेरे शौहर राजा काजी इमाम से उनकी दोस्ती थी, लिहाजा उन्होंने हमें बहुत ही ज्यादा बुलाया और कहा कि आप हमारे पास आइए। और उस वक्त आए हुए थे चौन लाई, वजीर आजम चीन के, और हमारी कई उनसे मुलाकातों में उन्होंने फौरी तौर पर हमें ऑफर दिया कि आप पीकिंग यूनिवर्सिटी में आइए और हमारे बच्चों को पढ़ाइए। हम चाइना चले गए, और चाइना में उन्होंने वीआईपी ट्रीटमेंट जो भी हो सकता वो हम लोगों को दिया, और जो भी मुझे आता था। किया था उन्होंने, आपका इस्तकबाल भी किया था शायद चौनाई साहब ने, आपका इस्तकबाल भी किया था शायद चौनाई साहब ने, जब आप पहुंची थी चाइना।
आवाज जब आप चाइना पहुंची थी जी जब आप चाइना पहुंची थी जी तो आपका चौधरी साहब ने इस्तकबाल किया था, सुना है, फूल वगैरह इकबाल पेश किए साहब थे। हैरत अंगेज, जब हम जी वही मैं चाइना कह रहा था। पहुंचे तो आगा शाही भी हमारे साथ थे, हमारे शौहर साथ थे। जी। हम उनके लिए बहुत बड़ा गुलदस्ता लेके गए। उन्होंने कहा अभी आप ठहरिए, आप नहीं, अब खुद आगे बढ़े और हम लोगों को गुलदस्ता पेश किया। तो मैंने, और ये कहते हुए कि हम दानिश्वरों की, अदीबों की इस तरीके से पजीराई करते हैं, हमको आप नहीं देंगी, हम दे रहे हैं। ये एक नई तहे, अच्छा। हाँ ये एक नया सिलसिला था। हम तो हमेशा भाई वजीरों को देते रहे, जी वजीर हाँ, आजम को, वजीर आजम हमको दे रहा था कि पजीराई बड़ी हम बात। करेंगे आपकी, आप दानिश्वर हैं, आप अदीब हैं। अब ये ये देखिए कितना बड़ा एजाज था जो उन्होंने हमें बहुत दिया। बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है, जो दानिश्वर, बहुत मैंने मतलब लिखा दानिश्वर भी की है। इज्जत की उन्होंने। दानिश्वर जी की जी, और अदीब की इज्जत गैर मामूली हद तक, खुद इतनी झुक इज्जत। के, ये बहुत बड़ा अच्छा। एजाज था मेरे लिए। और जो भी मुझे आता था फिर मैं, हम वहां पढ़ाते रहे। उसके बाद जब जी हमारा जी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो हमें रशा बुला लिया गया। और जी। रशा में, अच्छा। रूस में, जी जी जी। रूस में, ये हमारी मालूम नहीं क्यों, एक तो सज्जाद जहीर और सैयद मोहम्मद मेहदी के भी वहाँ असरात थे। और मालूम नहीं जी हमारा क्या था कि वहाँ लैंग्वेजेस एकेडमी में हमें बहुत बड़ा मुकाम दे दिया गया कि आप फारसी भी माशाल्लाह। पढ़ाएंगी, आप अंग्रेजी भी पढ़ाएंगी, आप पाकिस्तानी लिटरेचर भी पढ़ाएंगी। तो हमने भाई पढ़ाया, जो कुछ भी हमको आता था हमने वहाँ पढ़ाया। और लोगों ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। इत्तेफाक है कि लोगों ने उसको गैर वाह। मामूली हद तक उसकी पजीराई हुई। यहाँ तक उसकी जी पजीराई हुई इकबाल साहब कि लाखों जी। आपके जर्मनी तक वो बात पहुंच गई। जर्मनी में, अच्छा। बर्लिन में हमारा एक दोस्त है, वो प्रोफेसर है, आरिफ नकवी। उन्होंने जी जी। भी हमारी, बर्लिन में हम पहुंच गए, बर्लिन में यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ाया। वहाँ के तालिब इल्मों ने बहुत ही ज्यादा, जैसे करना चाहिए एक उस्ताद की इज्जत होती, और जो भी हमें जी पाकिस्तानी स्टडीज हमने उनको पढ़ाया, बहुत अरसे तक पढ़ाया। फिर उसके बाद जी। हम चले गए स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड, में हाँ। हमारी एक इमाम साहब की बहन भी है, बहुत बड़े ओहदे पर है। तो स्विट्जरलैंड में एक अच्छा। अजीब व गरीब वाकया हुआ है इकबाल साहब। क्या? वहाँ एक स्विस औरत एकदम खड़ी हो गई, और खड़े होके उसने कहा, डॉक्टर आलिया, आपने उमराव जान अदा पढ़ी है? मैं एक लम्हे के अच्छा। लिए खामोश हुई। तो मेरे शौहर ने कहा, अभी तुम आगे देखना क्या कहती है। तो उन्होंने कहा, आपने उमराव जान अदा पढ़ी है अगर, तो हमने उसके 5 और 7 जबानों में तर्जुमा किया है। और जनाब उसने एक अच्छा। फारसी में, एक अरबी में, एक उर्दू में, एक अंग्रेजी में, एक फ्रांसीसी में, एक स्विस में 10 नुस्खे लाके हमारे सामने पेश कर दिए। और कहा, आप लोगों को खुद नहीं मालूम है कि आपके मुल्क में कितने बड़े बड़े हीरे पड़े हुए हैं। अच्छा। हमें तो भाई इतना इतनी शर्मिंदा, इकबाल साहब हम इतने बड़ी बात है। शर्मिंदा हुए। वाकई कितना बड़ा मैंने कहा काम उन्होंने नहीं, किया भाई। ये मैंने किताब में लिखा भी है कि, और फिर उसने जी जी। जनाब 3 जगह हमको अपने स्कूल दिखाए कि देखिए, जी जी। हमने ये उर्दू के स्कूल हैं जो स्विट्जरलैंड में खोले हैं, और लुज़ैन में खोला है। लुज़ैन से आगे फिर पेरिस ले गई। पेरिस में 2 स्कूल है जी। उसके उर्दू के। हम तो उर्दू से नाबलद हैं, हमारे बच्चे उर्दू से नाबलद हैं। हमें इस पर फख्र है कि हमारे बच्चे नाबलद। ये ये वहां से मैं महरूमी का एहसास लेकर आई। अच्छा। आपने ईरान में पढ़ाया है कुछ ना? जी, ईरान के बारे में बताएं। ईरान में भी आपने अच्छा, पढ़ाया था? मैंने फारसी, ईरान में? ईरान में, ये इस्फहान में,
इस्फहान में जी जी पढ़ाया जी। इस्फहान वालों की तो बस साहब, मैंने एक ही जुमला कहा कि मुझे एक, उन्होंने कहा आप कोई नज्म सुना दीजिए। मैंने कहा कर तो उसका नजर दीदे बदीदे रू बरू शरह दे हम गमे तुरा नुक्ता नुक्ता मुंह बमू अस्पे दीदने रुखत हमसे सबा पुता तगाब खाने बखाने दर बदर कुछ बे कुछ कू बकू अस्पे दीदने रुखत हमसे सबा पुता तगाब खाने बखाने दर बदर कुछ ब कुछ कू बकू میرا و دست فراق تو خون دل از دو دیدم دجل و دجل یم و یم چشم و چشم جو و جو بس اتنا تو بس کافی تھا اب وائس چانسلر اور فلاں اور فلاں بہت زیادہ وہاں تو بولا بہت بہت ہی پیارے پذیرائی ہوئی وہاں ہماری، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد اقبال صاحب اپنے مولمی کے تمام مراحل طے کرنے کے بعد میں پھر پاکستان آ گئی، اور پاکستان میں فیض صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ اب جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ماشاء اللہ لگا ہوا تھا، تو اس کے خلاف ہم، اور فیض صاحب نے کہا تم مجاہدہ ہو، اترو میدان جہاد میں۔ ہم اتر گئے۔ ہمارے پاس اس وقت ہمارے پاس مرسیڈیز تھی، اب مرسیڈیز لے کے ہم، ہمارے شوہر نے اپنے آپ کو ڈی کلاس کر لیا تھا۔ ہم لالو کھیت کے جلسے میں 3 لاکھ کے جلسے میں ہم آ گئے، اور ہم نے وہاں پر تقریر کی تو فیض صاحب نے وہیں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم عالیہ کو آج بلبل پاکستان کا خطاب دیتے ہیں۔ اور ہم کو پھر نکال دیا گیا، یو آر فورسڈ ٹو لیو پاکستان ود ان 24 آورس۔ ہم کو وہاں سے نکال دیا گیا، ملک سے نکال دیا گیا، لیکن ہم کہاں در بدر ہوئے، بڑی لمبی کہانی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم کو بلا لیا گیا، یہاں سے اسٹوڈنٹس اور طلباء اور ترقی پسند تحریک اور سب چلی کہ نہیں ڈاکٹر عالیہ کو واپس لاؤ، ہم واپس آ گئے۔ اب تیسری سطح پر ہم نے، آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ایک تیسری سطح ہے جس پر ایک دانشور کے طور پر میں نے امن کی تحریکوں میں بہت بڑا ہاتھ میرا، بہت، روس، چین اور کے علاوہ بلغاریہ، رومانیہ، ہنگری، پولینڈ، چیکوسلوواکیا، بلغاریہ، کون سا ملک بچا ہے جہاں امن کے لشکر لے لے کے ہم لوگ نہ پہنچے اور امن کی تحریکوں کو آگے نہ بڑھایا ہو۔ یہ بہت بڑا ہمارا، لیکن جی، لیکن اب ایک بات اور آپ سے کہہ دوں کہ ادیب کی حیثیت سے مجھے ایک بات پر فخر ہے، اور وہ یہ کہ میں نے گوشہ نشینی کے طور پر ادب نہیں کریٹ کیا، بلکہ میدان جہاد میں رہتے ہوئے جو وہاں سے مجھے روشنی ملی، اس کی روشنی میں یہ 28 کتابیں اس روشنی کا نتیجہ ہے، جو مزدوروں میں، کسانوں میں، طلباء میں، عورتوں میں اور معمولی معمولی علاقوں میں جو مجھے انسپائر کیا ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ تو میں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، اور ادب کے حوالے سے مجھے ایک ادیب کے طور کے اوپر پذیرائی ملی ہے۔ تو اب یہ ایک سوال آیا تھا کہ آپ ادب کس کو کہتے ہیں؟ جی میں یہ پوچھنے والا تھا آپ سے، ادب کسے کہتے ہیں؟ جی ادب کسے کہتے ہیں، اور ایک اچھے ادیب میں کیا کیا خصوصیت ہونی چاہیے؟ ایک اچھا ادیب کیا کیا خصوصیت ہونی چاہیے، اور وہ کیا معاشرے کو بہتر انداز میں اس کا وہ کر سکتا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے معاشرے کو بہتر کرنے میں؟ بہت اچھا سوال کیا ہے اقبال صاحب۔ دیکھیے، ادب ایک بہت وسیع لفظ ہے۔ دنیا کے ادب کا اگر مطالعہ کیا جائے، 2 باتیں خاص طور سے ہمیں نظر آئیں گی۔ ایک یہ کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، دوسرا سامراج دشمن ہے۔ یہ آپ کو دنیا کے ٹالسٹائی ہو، ترگنیف ہو، چیخوف ہو، شیکسپیئر ہو،
जितने भी टी.एस. इलियट हो, हर जगह ये बात। इसके माना ये है कि अदब, मैं आपकी बात को बढ़ाते हुए कहती हूँ इकबाल साहब कि अदब महज हालात और वाकयात का तर्जुमान नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल। हालात और वाकयात का नक़ाद है। अदब का काम नक़ाद है। उमूमी ज़ौक़ की तस्कीर नहीं है, बल्कि उसकी ज़हनी अफलास की तरबियत करना है। ज़हनी वाह, बदनज़मी को नज़्म, ज़हनी बेतरतीबी को तरतीब और ज़हनी बदसलीक़ी को सलीक़ा अता करना है। चला ये जाता अदब का काम है। लेकिन इससे भी बढ़कर एक और है इकबाल है। साहब, जी जी हमारा तो जी जी तरीका ये है, हमारे सब किसी को कहना नहीं चाहिए, लेकिन महज ये दिखा देना कि इधर गुर्बत है, तीन तरफ गुर्बत है और एक तरफ रोशनी का सैलाब है, बिल्कुल सही है, ये बताना चाहिए। लेकिन एक अदीब का फर्ज यहाँ पर खत्म नहीं होता है, बल्कि उसको जी अंधेरे और उजाले दोनों की दुरुस्तगी और नादुरुस्तगी का तज्जिया करना है, और ये भी बताना है बिल्कुल। कि कौन सी कुव्वतें हैं जिन्होंने ये पूरी चारों तरफ आपको अंधेरा दिया है। गुर्बत है, ना तरशीदा आरजुएं हैं, ना दमीदा हसरतें हैं, झुलसे हुए होंठ हैं, तपती हुई निगाहें हैं, कटे हुए शाने हैं, शकिस्ता कमर है, और एक तरफ रोशनी का सैलाब है, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, कंदीलें जल रही। ये क्यों है, किस लिए है? ये है अदब का काम कि वो उसकी तरफ पूरी तरीके से निशानदेही तवज्जो करे। दिलाए, हाँ, निशानदेही करे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो देखिए या अदीब की जिम्मेदारियां हैं ये ये कि वो माशरे में फैली हुई जो भी बुराई हैं उसकी निशानदेही करे, वो उसकी निशानदेही न करे, बल्कि रास्ता भी दिखाए कि इन रास्ता भी दिखाए, उन कुव्वतों के खिलाफ आपको किस मतलब उसका तरीके से उसका जिहाद हल भी करना। बताए, वो उसका जी, हल भी बताए। बिल्कुल जी हल बताए, बहुत सही बात कह रहे हैं। मसलन मैं आपसे बताती हूँ, 1857 में अंग्रेजों ने कदम रखा। अब जी बिल्कुल। मीर तकी मीर को आप क्या कहते हैं, वो तो एक रोने वाला शायर था, वो नाखुदा सुखन था। बिल्कुल। उसकी हाँ, मुस्तकबिल खुदा है। दानिश देख रही थी जी, कि कहाँ जी और किस तरीके से अंग्रेज हमारे मुल्क पर कब्जा करना चाहता है। चुनांचे अब आप देखिए उसने क्या कहा। एक तरफ तो उसने कहा, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, जबकि क्या पंखड़ी कहेंगे, एक गुलाब पंखड़ी उसने, बिल्कुल गुलाब, बिल्कुल। बिल्कुल लेकिन सही है। दूसरी तरफ देखिए, ताराजी हो रही है आपके मुल्क की, पूरा हिंदुस्तान लूटा जा रहा है, उस पर उसने कहा, भरी आंखें कसूती पोछते गरास्ती रख, भरी आंखें कसूती पोछते गरास्ती रखते, हुई शर्मिंदगी क्या क्या हमें इस दस्ते खाली से। अब दस्ते खाली सिर्फ अल्लाह। उसका नहीं है, पूरे मुल्क का दस्ते खाली पर उसने अटैक पूरे कर दिया, नक्त चार नजर कर की दिया है। निगाह से ये। जी और हाँ। गालिब ने, इकबाल साहब इसी तरीके से गालिब ने क्या कह दिया, गालिब का जी शऊर जी। और ज्यादा बुलंद है। गालिब ने कहा कि नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी है। हम्म, नींद उसकी है, दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, जिसके चालों पर तेरी जुल्फें परेशान हो गई। एक तरफ ये है। हाँ, लेकिन जब बिल्कुल। अंग्रेज 1857 में आते हैं और ताराज कर देते हैं सारे मुल्क को, उस वक्त उस वक्त इकबाल की, अरे सॉरी, गालिब क्या कहता है, गरज करे नामूस न हो गर हवसे जर, गरज जी करे नामूस न हो गर हवसे जर, क्यों शाहिदे गुल बाग से बाजार में आवे, क्यों हाँ, शाहिदे गुल बाग से बाजार में आवे। पूरे निजाम के ऊपर उसने अटैक कर दिया। अब आप कहेंगे, और मैं समझती हूँ क्या, मेरे ये इसी दौर में हमारे सामने मीर अनीस आते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मीर मीर अनीस अनीस ने जब, मर्सिये पे ज्यादा तवज्जो जी दी सारी। क्या, मीर अनीस ने मर्सिये ही गए ज्यादा, मीर अनीस ने मर्सियों पर ज्यादा तवज्जो दी।
देखिए इकबाल साहब, मर्सिया तो अपनी जगह पर है, लेकिन जी मुझसे बर्लिन में कुछ तलबा ने सवाल किया था, वो जी आपको बताती हूँ। जी बर्लिन में स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल किया कि आप डॉक्टर साहब, आप मुझे ये तो बताइए कि मीर अनीस तो लखनऊ में थे और जी वाकया हुआ है अरब में, तो ये मीर अनीस को हम्म, वहां को आइडियलाइज करने की क्या जरूरत थी? मैंने वहां जो वाह जवाब दिया था, अगर आप इजाजत दें हम्म, तो मैं उसको जी जी बताओ, बयान। मैंने हमारे कहा नाज़रीन सुनना चाहेंगे देखिए, जरूर। मैंने कहा कि देखिए, पहली बात तो समझने की ये कि नजरिया सरहदें बनाता नहीं है, सरहदों को बिल्कुल तोड़ सही बात। देता है। और हर रंगे जिंदे बदन, हर रंगे सोते गुलू, हर रंगे लगते जिगर से, और शीरी हो या तल्ख हो या तेज हो, उससे अपने रिश्ते को जोड़ लेता है। मीरनीस हम्म, एक इतने बड़े वाक़े के फलसफे से मुतासिर हुए हैं। ये फलसफा जी ऐसा एक। दूसरी बात ये कि अंग्रेजों ने मुल्क को ताराज कर दिया था बिल्कुल 1857 में। मीर अनीस वहां मौजूद है, उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा है। अब हम्म, ऐसे वक्त में पूरी कौम अफसुर्दगी के आलम में थी, हम्म, अफसुर्दगी की चादरें ओढ़े हुए थी, इनकलाब लाने का कोई तस्वुर नहीं था। मीर अनीस ने जी महसूस किया कि इस वक्त ये सोई हुई कौम को बेदार करने के लिए एक ऐसे फलसफा हयात की जरूरत है जो कौम में जिंदगी पैदा कर दे और उन्हें बिल्कुल सही बेदार कर बात। दे। चुनांचे इस जज्बे के तहत उन्होंने करबला को आइडियलाइज किया, और करबला का फलसफा बिल्कुल उन्होंने दो जुमलों में पेश किया कि करबला एक इनकार है तहरीक पेशे है। सूता, तबल हम्म, पर जरबते, एक जुमला लिखा है उन्होंने, तबल जी जी करबला तबल पर आवाज हुकूक इंसानियत है, ये जुमला है। वाह दूसरा, जी जी करबला जुल्म, जहल, तारीकी और नफरत के खिलाफ एहतजाज करता है, और शाही जो है उसको ठुकराता है। जी जी क्यों क्यों ठुकराता है? इसलिए कि जरो जवाहिर के नीचे दबी हुई सल्बशुदा कुव्वत एहसास को वो वापस दिला रहा है करबला, जुर्रत इजहार दे रहा है करबला। ये पूरा एक जी। फलसफा था जो उनके सामने था, और अगर आप इजाजत दे तो मैं उसकी तशरीह अशार में कर दूं। मैं यही चाह रहा था कि आप अगर कुछ बंद से पेश कर दें मीरी साहब के तो मैं बहुत जरूर अच्छा करती लगेगा। हूँ, क्योंकि जरूर जरूर। क्योंकि आप टेलीविजन पे अक्सर पढ़ती हैं, तहतुल्लाह मर्सिया पढ़ती हैं, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। ये पहला तो तहते लफ्ज मर्सिया नहीं, मैं मीर अनीस की फिक्र से उसके आप आपको जोड़ फिक्र रही से हूँ कि वो सही किस जी जी तरीके से करबला को कहाँ आइडियलाइज करके कौम तक पहुंचा रहे थे। देखिए, जी एक जी माँ है, करबला हम्म, कह दे, कोई कह दे, ये हर वक्त के हुक्मरानों से, करबला एक अबदी जंग है सुल्तानों से। ये पूरा एक सुल्तानों से फलसफा है जो दिया जा रहा था। हम्म, अब मीर अनीस इसको देख रहे हैं, और देखिए एक माँ बैठी हम्म, हुई है, जनाब जी जी जैनब बैठी हुई है, और एक सोलोलकी चल रही है, अपने तौर के ऊपर जहनी कश्मकश में मुब्तला है। देखिए क्या कहती है। जी मैं पहले ही समझी थी कि ढूंढे के बहाना, मैं पहले ही हाँ समझी थी, अब आप ही से बात कर रही हूँ, खुद कलामी। जी जी मैं पहले ही हम्म, समझी थी कि ढूंढे के बहाना, कुछ मुंह करने वाला नहीं तलवारों का खाना। अब्बास ओए, अली खूह में नहा ले तो ये जाए, हम शक्ल नबी हम्म, बर्चियां खा ले तो ये जाए, लाशें अभी शहजादों के आले तो ये जाए। मैं पहले ही समझी हम्म, थी कि ढूंढेंगे बहाना, कुछ मुंह करने वाला नहीं तलवारों का खाना। इतनी देर में बच्चे वाह, सामने आ गए, अब आपके अच्छा, तेवर बदल गए। और फरमाती हम्म, है, माँ को तो सुबह कर चुके कुनबे की नजर में, माँ को तो सुबह कर चुके कुनबे की नजर में, मैं लुट गई इस रंजो मुसीबत के सफर में। पूछे कोई इनसे ओए, कि ये क्यों आए हैं घर में,
पूछे कोई इनसे कि ये क्यों आए घर में, खोले उसे जो बांधे हथियार कमर में। फौजों में यही तौर था खालिद के वली का, लो नाज है इस पर के नवासे अली के। जाते हुए किस दोस्त को आका ने न रोका, रोका तुम्हें उनको शहवाला ने न रोका। आजुर्दा हो गई, उनको शहवाला ने न रोका, आजुर्दा थी बखैर खुशी हो के सिधारो। आदा को मेरे, अब देखिए माँ किस तरीके से हौसला बढ़ा रही है और जुल्म सितम के खिलाफ खड़ा कर रही है। आदा को मेरे दूध की तासीर दिखाना, आदा को मेरे दूध की तासीर दिखाना, इजलाल हसन शौकत शब्बीर दिखाना, तन तन के यदुल्लाह की तस्वीर दिखाना। मैले न होते वर ये सिपाही के हुनर है, सारी दुनिया के फौज को बता दिया। मैले न होते वर ये सिपाही के हुनर है, जिसके हैं बस उसके हैं, जिधर है बस उधर है। गए इत्र में डूबे हैं, कभी खून में तर हैं, जिसके हैं बस उसके हैं, जिधर है बस उधर है। ये एक तालीम थी जो पूरे जुल्म सितम के खिलाफ एक पूरी फौज खड़ी करके जनाब ज़ैनब ने बता दिया कि यूं लड़ा जाता। एक बात, अब अगर आप इजाजत दें तो मैं एक दूसरा भी मिसरा, एक दूसरा हिस्सा पेश कर दूं। अब मीरनीस जुल्म सितम के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। क्या हो रहा है? कहते हैं हजरत अब्बास आ गए हैं, उधर से फौजें आगे बढ़ रही हैं, इधर से अब्बास खड़े हुए हैं। और जब रन में सर बुलंद अली का अलम हुआ, और फौजे खुदा पसाए अबरे करम हुआ, चरखे जबरजदी पे तस्लीम खम हुआ, और पंजे पसात बार तसद्दुक खशम हुआ। भाई देखा न था आलम जो कभी इस नमूद का, और दोनों तरफ की फौज में गुल था दुरूद का। अब यहाँ से बात कहाँ पहुंच रही है? कहते हैं कि क्या फौज थी हुसैन की उस फौज के निशान, क्या फौज थी हुसैन की उस फौज के निशान। एक एक आबरू अरब फख्र रोजगार जर्रारो, दी पनाह हो नमूदारो नामदार, लड़कों में सब्जा रंग कोई कोई गुलजार। फौजें कोई समाती थी उनकी निगाह में, फौजें कोई समाती थी उनकी निगाह में, वो सब पले थे बेशय शेरे इलाह में। एक एक मुल्क जुर्रत और हिम्मत का बादशाह, एक एक मुल्क जुर्रत और हिम्मत का बादशाह, कैवां खदम सिपैर हशम अर्श बारका, आंखें गुजाल रश मगर शेर की निगाह वो रोब चितवनों में क्या अल्लाह की पनाह। देखा तो दिल को तोड़ के बर्छी निकल गई, अबरू जरा जो हिल गए तलवार चल गई। ये अब देखिए तीसरी मंजिल भी अनीस दिखा रहे हैं कि फौज आगे बढ़ रही है और किस तरह जुल्म के खिलाफ वो खड़ा कर रहे हैं। ये लोग करबला को महज रोने रुलाने की चीज नहीं है, उससे इंस्पायर होकर मैदान जिहाद में उतरने का हौसला दे रहे हैं। कहते हैं कि अगर आप इजाजत दें तो मैं दो चार शेर और सुना दूंगा आपकी खिदमत में। जी कहते हैं रखा कदम रकाब में हैदर के लाल ने, रखा कदम रकाब में हैदर के लाल ने, और नालैन पाक फख्र से चूमा हिलाल ने, दुम को चमर किया फरसे बेमिसाल ने, और किस शान से वो आ हुए रश्के खुदन चला, और ताऊस था कि सैर को सुए चमन चला। कहते पहुंचे पहुंचे जो दस्तकी में उड़ाते हुए फरस, पहुंचे जो दस्तकी में उड़ाते हुए फरस, घोड़े को हाथ उठा के ये आवाज दी कि बस। देखी जमी सफेद जो चको रासो पेशो पस, नारा किया कि नहर पर जाने की है हवस, नारा किया कि नहर पर जाने की है हवस। भाई रोकेगा जो तो मौत के पंजे में आएगा।
ہٹ جاؤ سب، ہاں، شیر ترائی میں جائے گا. واہ، یہ مورچے ہیں کیا، یہ مورچے ہیں کیا، ہمیں جن کا کچھ خیال، ایک دم میں چونٹیوں کی طرح ہوگے پائمال، بھاگو گے پھینک پھینک کے تیغے لڑائی سے، لو مرد ہو تو اب نہ سرکیو ترائی سے. تم کیا واہ واہ، اور بیچ میں گر ہو تو ٹال دے، تم کیا، دیکھیے کس کی طرف اشارہ ہے، تم کیا پہاڑ بیچ میں گر ہو تو ٹال دیں، اور شیروں کو ہم ترائی سے باہر نکال دیں. مہلت نہ ایک دم جنگو جدال دیں، پانی تو کیا ہے آگ میں گھوڑے کو ڈال دیں. منہ دیکھتے رہے جنے کے بائیں گھاٹ کے، لے جائیں گھر میں تیغ سے دریا کو کاٹ کے. سرکش سب ہماری زبردستیوں سے زیر، دادا شجاع باپ جواں مرد خود دلیر. اب مشق بھر چکے ہیں تو اب جو کچھ ہم نے کہا تھا وہ کر چکے ہیں. یہ عباس پوری دنیا کو میسج دے رہے ہیں. یہ میر انیس یہ انڈائریکٹلی پوری ان قوتوں کو نشانہ بنا کر کھڑا کر رہا تھا جو ظلم و ستم کا ڈھا رہے تھے. جی تمام بہت لوگ شکریہ. وہ ہمارے اس پروگرام کے وقت ختم ہو رہا چاہتا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بزی ٹی وی کے لیے اگر کوئی اپنا پیغام دینا چاہیں اس وقت تو کیا گزارش ہوگی آپ سے. کیا میں نہیں سمجھ رہی. کوئی پیغام اگر دینا، بزی ٹی وی نے جو پروگرام پیش کیا ہے بزم ادب کے عنوان سے آج اس وقت، بزم ادب اس کے کو، بارے میں اپنا کوئی پیغام ادا کریں جی جی جی، بزی ٹی وی کے بزم نام. ادب کے جی لیے بزی ٹی سب وی کے سے لیے. بڑا پیغام تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے دور میں جبکہ دنیا گلوبل ولیج میں تبدیل ہو چکی ہے، انفارمیشن کا ہر سطح پر ایکسپلوژن ہو رہا ہے، انٹرنیٹ نے سوچنے کے دھارے بدل دیے ہیں، اور انسان چاند پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ آج موسیٰ نہیں ہم سرے دور ہیں، لیکن ترقی کی انتہوں سے لہو کا دریا بہہ رہا ہے. یہ بھی سمجھنا چاہیے. اس دور میں بزم ادب کا قیام بالکل ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جو کروڑوں انسانی صفات کا پوری طریقے سے اعلان ہے کہ انسان تنہا بھی اگر ہے تو وہ ایک تنہا انسان بھی میزائل شکن توپیں اور یہ فوجی پریڈ یہ کچھ نہیں ہے. سب سے بڑی قوت اگر کوئی ہے جس کا انحصار ہے تو وہ کیا ہے، وہ آپ کی باخبری ہے. آپ کس طریقے سے انسانوں تک پہنچتے ہیں، کس طریقے سے ان کی ذہنی سطح کو بلند کرتے ہیں. یہ بزم ادب اس کام کو انتہائی خوبصورتی، انتہائی جذبے کی صداقت کے ساتھ انجام دے رہی ہے. میں ان کے حضور محبت کا خراج عقیدت کے پھول، مہر و وفا کے گلدستے نظر کرنے کا اعزاز حاصل کرتی. بہت شکریہ آپ کی احمد کا، بہت شکریہ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ. اللہ. آپ نے اتنا بڑا کام اس وقت جبکہ ملک اور قوم دونوں کشمکش میں ہے، کرونا وائرس کا چاروں طرف سے اٹیک ہو رہا ہے، ایسے حالات میں کسی بھی شخص کا میدان جہاد میں اترنا خود اپنی جگہ اس کی شخصیت کی بڑائی، بزرگی اور برتری کو ثابت کرتی ہے. نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنی بزرگی کو ثابت کیا ہے بلکہ اس ملک کے